Hello everyone. Our topic for today's lecture is cell reproduction, that is mitosis and meiosis. But before starting the mitosis and meiosis, we have to discuss about the cell cycle. So every organisms is maintained his life and continuity of life. तो हर कोई ऑर्गेनिज्म जब अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता है एंड दैट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो रिप्रोडक्शन, चाहे वो सेल का रिप्रोडक्शन हो चाहे ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन हो, कोई भी सेल एंड ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन will produce its kind, the organism of its kind or the cell of its kind. अब ये जो रिप्रोडक्शन है, उस रिप्रोडक्शन में डिवीजन एंड रेप्लिकेशन ऑफ द सेल्स इंक्लूड होता है। सेल का डिवीजन और उस डिवीजन के बाद उसका रेप्लिकेशन। ठीक है। अब ये जो लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए जो रिप्रोडक्शन होता है, दैट कैन बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट कैन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों ही केस में सेल को डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद सेल या ऑर्गेनिज्म अपनी ही तरह का दूसरी सेल या दूसरा ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी मदर सेल है ना, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर केवल एक ही सेल होती है। दैट वन सेल और दैट मदर सेल प्रोड्यूसेस 2 मोर न्यू सेल्स। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट सिंगल सेल बनती है। उस जाइगोट्स के अंदर मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्लीवेज एंड डिवीजन होते हैं और डिवीजन होने के बाद अलग अलग तरह की सेल्स बनती हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन के थ्रू क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। एक तो जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की या सेल की लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए सेल का रिप्रोडक्शन जरूरी है। दूसरा, जो भी पुरानी सेल या वॉर्न आउट सेल्स हो जाती हैं बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन पुरानी सेल्स को रिपेयर और रीजनरेट करने के लिए भी सेल रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। तो जो सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन है, इट इज़ सेंट्रल टू लाइफ ऑफ द सेल एंड इज इसेंशियल फॉर द परपिटुएशन ऑफ द स्पीसीज। नए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन और किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए सेल रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक मैच्योर सेल will divide and will form 2 equal daughter cells, and these 2 daughter cell will resemble the parents in various characteristics. बहुत सारे कैरेक्टर्स, नई डॉटर सेल्स जो बनेंगी इनके कैरेक्टर्स रिजेंबल होंगे पेरेंट्स के साथ में। ठीक है। अब जो सेल रिप्रोडक्शन है, उस सेल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 बेसिक प्रोसेसेस होती हैं जिनको बोलते हैं सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो सेल ग्रोथ में क्या है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन। तो उस प्रिपरेशन में क्या होगा कि जितना भी मटेरियल सेल के अंदर है, चाहे कोई भी माइक्रोमोलिक्यूल्स, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर मटेरियल, सभी जो जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ऑल द मॉलिक्यूल्स इज डबल्ड बिफोर द डिवीजन ऑफ द सेल्स। और सेल डिवीजन में क्या है कि जितना भी मटेरियल डबल हुआ है उस मटेरियल का क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है किसके अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर। तो सेल डिवीजन में जितना भी मटेरियल होगा सेल के अंदर, वो सारा का सारा क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द डॉटर सेल्स। अब जितने भी चेंजेज होते हैं सेल ग्रोथ और सेल साइकिल के अंदर, है ना, वो जितने भी चेंजेज होते हैं वो उन सब चेंजेज को कोलेक्टिवली हम बोल देते हैं सेल साइकिल। अब जो सेल साइकिल है वो 2 पार्ट्स होती हैं। सेल साइकिल के 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती हैं।
तो वो दो पार्ट सेल साइकिल के कौन से हैं? एक तो पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज या माइटोटिक फेज। तो सेल साइकिल इज कंप्लीटेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज इंटरफेज एंड द सेकंड इज माइटोटिक फेज। तो यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना बड़ा जो फेज है इसको बोलते हैं इंटरफेज, एंड ये जो छोटा सा जो पार्ट है येलो कलर का, दिस विल बी कॉल्ड एज द एम फेज, माइटोटिक फेज। ठीक है, तो दीज टू फेजेस आर प्रेजेंट इन द सेल साइकिल। सो सबसे पहले हमें देखना है कि इंटरफेज जो है, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, ये इंटरफेज इज एक्चुअली द पीरियड बिटवीन द टू सेल डिविजन्स, है ना। तो दो सेल डिवीजन के बीच का जो भी पीरियड है उसको बोल देते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज को इंटरमाइटोसिस भी बोलते हैं। इंटरमाइटोसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज द फेज ऑफ टू माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो इंटरमाइटोसिस इसको बोला जाता है। अब क्या है कि कुछ लोग इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं, रेस्टिंग फेज, जो कि बोलना बहुत गलत है। क्योंकि देखो, जो सेल के इंटरफेज के अंदर सेल में कोई विजिबल चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो हमें विजिबल वो जो चेंजेस होते हैं इंटरफेज के दौरान वो हमें विजिबल नहीं होते, क्योंकि वो सेल के इनसाइड में ही सारे चेंजेस होते हैं। तो बाहर से देखने से कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएगा इंटरफेज के दौरान। इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको मिसनोमरली रेस्टिंग फेज बोल देते हैं, लेकिन रेस्टिंग फेज नहीं होता, ये एक्चुअली बहुत ही हाईली मेटाबॉलिक स्टेज है सेल साइकिल के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज होती हैं। सो इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, बिकॉज द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन और फॉर द माइटोटिक फेज। ठीक है, तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, तो इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। और एक और पॉइंट क्या है कि सबसे लंबा फेज है सेल साइकिल का। सेल साइकिल के अंदर माइटोसिस या माइटोटिक फेज है, उस माइटोटिक फेज से कहीं ज़्यादा लंबा है इंटरफेज। तो प्रिपरेटरी फेज विल बी द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल के अंदर, इंटरफेज के अंदर, जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमोसोम है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख इस तरह से, बिल्कुल जो फाइबर्स होते हैं, है ना। तो जो वूल होती है, ठीक है, वूल के जो फाइबर्स होते हैं, उन वूल के फाइबर्स के जैसे ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो सिंगल फाइबर्स की फॉर्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनको क्रोमोसोम्स इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि क्रोमोसोम्स जो स्टेज है न्यूक्लियर मटेरियल की, वो सबसे कंडेंस्ड स्टेज है, जो मेटाफेज जो है, जो मेटाफेज स्टेज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। तो क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म के अंदर फुली एक्सटेंडेड क्रोमेटिन फाइबर आपको इंटरफेज स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जो इंटरफेज जो पार्ट है सेल साइकिल का, उसको ऑन द बेसिस ऑफ द सिंथेटिक एक्टिविटी, भाई कौन सी जो है सिंथेटिक एक्टिविटी किस पार्ट ऑफ द इंटरफेज में हो रही है, उसी के आधार के ऊपर इसको इंटरफेज को 3 फेज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो ये दीज 3 फेजेस आर द पार्ट ऑफ इंटरफेज। ठीक है, तो इन तीनों फेज के अंदर सिंथेटिक एक्टिविटी चलती हैं, लेकिन दीज सिंथेटिक एक्टिविटी आर सिंथेसाइजिंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द डिफरेंट फेज ऑफ द इंटरफेज। अब जो नीचे जो फोर्थ जो फेज दिखाया गया है G0 फेज, ये एक्चुअल में सेल का जो डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाता है, सेल की ग्रोथ जो है अरेस्ट हो जाती है। अब क्या है कि मान लो कोई सेल डिवाइड कर रही, डिवाइड करने के बाद उस सेल के अंदर सेल डिफरेंशिएशन या सेल स्पेशलाइजेशन प्रोसेस का होना है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो नॉर्मल सेल जो डिवाइडिंग फेज के अंदर चल रही थी, नाउ दिस डिवाइडिंग सेल will arrest its growth and division and it will undergo a process
विल बी कॉल्ड एज द सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल स्पेशलाइजेशन। तो उस दौरान सेल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन के दौरान उस सेल के अंदर कोई भी सिंथेटिक एक्टिविटी, कोई भी ग्रोथ जो है उसके अंदर टेक्स प्लेस नहीं होती है, उसके अंदर कोई दूसरी तरह की प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से क्या है कि उस सेल को स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको बोलते हैं G0 फेज। अब हमने क्या करना है, इंटरफेज जो स्टेज हैं उस इंटरफेज स्टेज का 1 बाय 1 हमने उसके सब फेसिस को स्टडी करना है कि कौन से फेज के अंदर कौन कौन सी सिंथेटिक एक्टिविटी चलती हैं। ठीक है, तो ये है इंटरफेज। इस इंटरफेज में सबसे पहला है G1 फेज जिसको ग्रोथ 1 फेज बोलते हैं, दूसरा है S फेज जिसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं, तीसरा है G2 फेज जिसको ग्रोथ सेकंड फेज बोलते हैं, और इन तीनों फेज को मिला के बनता है इंटरफेज। इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज आप देखेंगे यहाँ पे M फेज, उस M फेज के अंदर भी आप दो सब फेज देखेंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टडी 1 बाय 1 द फेजेज ऑफ द इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर सबसे पहला स्टेज है उसको बोलते हैं G1 फेज, या फिर इसको बोलते हैं गैप 1 फेज, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, अब इसके अंदर जो G1 फेज है, दैट G1 फेज विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द सेल साइज। अब सेल साइज का इंक्रीज हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ बायोसिंथेसिस। बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस का रेट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर G1 फेज के अंदर। इसकी वजह से आपको G1 फेज के अंदर सेल का साइज इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द G1 फेज? सेल साइज इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ द पुलिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स विल बी कलेक्टेड ड्यूरिंग द फेज ऑफ द G1 फेज। इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, उस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, वो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ G1 फेज। चाहे आरएनए का सिंथेसाइज करना हो, चाहे डीएनए का सिंथेसाइज करना हो, उन सभी के लिए जो है न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ G1 फेज। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स और जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए, किस चीज़ के लिए? डीएनए को अनवाइंड करने के लिए और नया डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए। जितने भी एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स जो भी चाहिए, वो सारी की सारी सिंथेसाइज की जाती हैं एट द G1 फेज। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि G1 फेज के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसाइज यहाँ पे नहीं होता। डीएनए का अमाउंट जितना भी था न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही डीएनए कंटेंट प्रेजेंट रहेगा G1 फेज के अंदर। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल होना है सिंथेटिक फेज के अंदर। तो अभी G1 फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन, नया डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसाइज, लिपिड्स का सिंथेसिस और कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस G1 फेज में होता है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी प्रोटीन्स चाहिए, उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए, सारा का सारा सिंथेसाइज किया जाता है G1 फेज के अंदर। और जो G1 फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, वो क्रोमोसोम्स या उनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। दीज क्रोमेटिन फाइबर्स आर फुल्ली एक्सटेंडेड। फुल्ली एक्सटेंडेड का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उनके अंदर कोई भी कंडेंसेशन जो है प्रोसेस नहीं होती है। तो बिल्कुल सिंपल फाइबर्स की तरह जो होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स आपको इस फेज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दीज क्रोमोसोम्स आर फुली एक्सटेंडेड इन द G1 फेज। तो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द G1 फेज ऑफ इंटरफेज। अब जो नेक्स्ट जो इंटरफेज का जो दूसरी स्टेज है, सब फेज है, उसको बोलते हैं S फेज, सिंथेटिक फेज और इनविजिबल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इस फेज के अंदर क्या होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एस फेज की, वो है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन, तो डीएनए जो है वो 2n से चेंज होके क्या बनता है? 4n बन जाता है। ठीक है, तो डीएनए का जो अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है। तो ये डिप्लॉयड है ना, 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे भी सेट तो 2 ही होते हैं, लेकिन
जो क्रोमेटिड्स होते हैं, मैंने ये बताया था ना, ये सिंपल क्रोमेटिड्स जो बताया था कि भाई सिंगल थ्रेड्स होते हैं। अब ये तो सिंगल क्रोमेटिड्स हैं, इस सिंगल क्रोमेटिड्स के अगर इस तरह की एक और इसके साथ में अटैच हो जाए, एक और फाइबर इसके साथ में अटैच हो जाए, तो वो जो डीएनए की जो जेनेटिक मटेरियल था वो हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड दीज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर जॉइंट एट सेंट्रोमियर, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एक जो है सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, उस सेंट्रोमियर के साथ में दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं। तो जो डीएनए मटेरियल है, दैट डीएनए मटेरियल इज डबल्ड इन एस फेज। ठीक है, अब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसाइज इसी दौरान होता है एस फेज के अंदर। हिस्टोन जो है बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए मटेरियल। तो उसकी जो हिस्टोन मटेरियल के साथ में जो क्रोमेटिन फाइबर की जो पैकिंग होगी, वो पैकिंग हिस्टोन प्रोटीन के साथ में इस तरह से होती है कि उसमें एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में फिर कभी आपको बताऊंगा कि डीएनए की एक्चुअल पैकिंग कैसे होती है। सिर्फ इतना जान लो कि जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन फाइबर है, दैट क्रोमेटिन फाइबर with the help of the histone proteins is packaged into the condensed form। ठीक है, तो वो कंडेंस्ड फॉर्म जो होगी वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की, उसको न्यूक्लियोसोम मॉडल हम उसको नाम देते हैं। तो नया न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। और मैंने बता ही दिया कि जो डीएनए का जो अमाउंट होता है वो 2n से 4n हो जाता है, यानी कि वो अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। डबल क्यों होता है? क्योंकि सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स का जो है डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल डिवीजन करना है, इक्वल डिवाइड करना है। और जो डॉटर सेल्स जो बनेगी, दैट डॉटर सेल विल रिजेंबल टू द पेरेंटल सेल। तो उसके अंदर जो है डीएनए को अगर हाफ हाफ डिवाइड करना है तो पहले उसको डबल करना पड़ेगा। तो डीएनए को डबल इस तरह से किया जाता है, जैसे डायग्राम के अंदर दिखा हुआ है। यहाँ पे देखो केवल सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट है ना। दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि एक ही क्रोमोसोम की दो कॉपी हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यूरिंग द फेज ऑफ एस फेज, सिंथेसिस फेज, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो देखो ब्लू कलर के भी 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे, है ना, और पर्पल कलर के भी 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। अब इन 2 स्ट्रैंड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये 2 इसके कैपिटल ए के सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड दीज 2 आर द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द स्मॉल ए क्रोमोसोम। ठीक है, तो डीएनए मटेरियल जो है यहाँ पे डबल हो जाता है, किसमें? एस फेज के अंदर। जो थर्ड सब फेज है उसको बोलते हैं G2 फेज। G2 ग्रोथ 2 फेज या गैप 2 फेज। ठीक है, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है ना, जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। न्यूक्लियस का जो साइज होता है, वो न्यूक्लियस का साइज जो है छोटे जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियस साइज। क्यों न्यूक्लियस साइज इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हो गया था सिंथेटिक फेज के अंदर। उसके अलावा और भी बहुत सारा मटेरियल जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या है, न्यूक्लियस का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। अब इसके अंदर G2 ग्रोथ 2 फेज के अंदर नई कौन कौन सी चीज़ सिंथेसाइज की जाती हैं? एक तो स्पिंडल प्रोटीन का सिंथेसाइज किया जाता है। स्पिंडल प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, एंड दीज स्पिंडल फाइबर्स विल सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, यही स्पिंडल फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड करने के 2 डॉटर क्रोमोसोम्स के अंदर। तो सबसे पहला तो क्या है कि स्पिंडल प्रोटीन्स का सिंथेसाइज किया जाएगा, किसके अंदर? G2 फेज के अंदर। तीनों तरह के आरएनए, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, ऑल दीज आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन द G2 फेज। ठीक है, तो G2 फेज में सभी तरह के जो आरएनए हैं उन सभी आरएनए का सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अलावा एटीपी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी माइटोटिक फेज के अंदर, एम फेज के अंदर। तो एम फेज के अंदर
जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ऑल दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द G2 फेज। इसके अलावा जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल्स, इन सब का डुप्लीकेशन होता है G2 फेज के अंदर। ठीक है, क्योंकि दोनों डॉटर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को भेजना, प्लास्टिड को भेजना है, सेंट्रियोल को भेजना है, तो इन सब का जो है डुप्लीकेशन होता है एट द G2 फेज। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है G2 फेज के अंदर जिसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर प्रोसेस। सिंथेटिक फेज के अंदर जितना भी डीएनए डबल हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, उस डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर कोई एरर तो नहीं आ गई है, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं अटैच हो गया है डीएनए के अंदर। ठीक है, तो अगर कुछ डीएनए के अंदर कुछ गलती से कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ चेंज हो गया है ना, तो उस अल्टर्ड डीएनए को रिपेयर किया जाता है एट G2 फेज। ठीक है, तो G2 फेज के अंदर डीएनए रिपेयर कर दिया जाएगा, कुछ सेल ऑर्गेनल्स डबल हो जाएंगे, इसके अलावा स्पिंडल जो है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो G2 फेज को क्रॉस करके अब ये जाएगी कहाँ पे जाएगी, इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द माइटोटिक फेज। तो देखो यहाँ पे जो है इस डायग्राम में ये दिखा हुआ है कि जो न्यूक्लियस का साइज था वो न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, सेल का जो साइज था है ना वो तो इंक्रीज हो ही रहा है G1 फेज से, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, तीनों ही फेज में सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया का देखो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, राइबोसोम्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंक्रीज हो जाएगा, प्लास्टिड का इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है, कहने का मतलब है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन सब का जो है सिंथेसाइज होता है और अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है इंटरफेज के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज के बाद सेल साइकिल में जो दूसरा फेज है उसको बोलते हैं एम फेज या माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज के अंदर इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में माइटोटिक फेज को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सारे सब फेजेस जितने भी होते हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि माइटोटिक फेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो बने थे, देखो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो बने थे माइटोटिक फेज में, दीज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स विल बी सेपरेटेड बाय द स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर्स इनको दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अंदर खींच के लेके जाएंगे, अपोजिट पोल्स के ऊपर। एक तो ये प्रोसेस होनी है। दूसरी प्रोसेस क्या होगी कि सेल के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स और सेल ऑर्गेनल्स जो डबल हुए थे है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स या मॉलिक्यूल्स जो डबल हुए थे उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना है इन बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। तो सारा का सारा जो है मटेरियल जो है हाफ हाफ डिवाइड किया जाएगा दो डॉटर सेल्स के अंदर। ये दो जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस चलती है माइटोटिक फेज के अंदर। माइटोटिक फेज को दो सब फेज के अंदर डिवाइड किया जाता है, कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल होगा वो टू हाफ में डिवाइड होगा और न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि जो सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होगा ऑल दीज मटेरियल विल बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट और सेल का एक्चुअल में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि सेल साइकिल के अंदर जो टोटल ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन का 90 to 96% जो टाइम होता है वो इंटरफेज के अंदर जाता है। तो देखो कितना टाइम लेती है सेल अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर सेल डिवीजन। तो 90 to 96% ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरेशन विल बी कंज्यूम्ड इन द इंटरफेज स्टेज। माइटोटिक फेज तो केवल 4 to 10% टाइम ही लेता है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो इंटरफेज जो स्टेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेल का मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरफेज के अंदर जाता है सेल साइकिल का। अब जो दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का जो टाइम होता है, मान लो एक बार डिवाइड हुई, अब सेकंड जो डिवीजन होगा है ना, तो इनके बीच का टाइम जो एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच का जो जितना भी टाइम जो लेती है उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया है इकोलाई बैक्टीरिया, उसका जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स, यानी कि वो 20 मिनट्स के अंदर डिवाइड कर लेती है सेल।
ठीक है। तो इसी तरह से हर एक स्पीसीज का जनरेशन टाइम अलग अलग होता है, डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज। बाकी जो इंटरफेज का टाइम और मेटाफेज टाइम का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, वो लगभग हर स्पीसीज के अंदर कांस्टेंट रहता है। अब इसके बाद क्या है कि जो सेल साइकिल जो वेरियस स्टेजेज से होकर गुजरती है ना, उसका एक प्रॉपर एक रेगुलेशन होता है भाई किस टाइम सेल को G1 फेज से S फेज के अंदर जाना है और किस टाइम सेल को S फेज से G2 के अंदर जाना है और G2 से M फेज के अंदर जाना है। तो हर एक स्टेज के अंदर कुछ चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो चेक पॉइंट ये डिसाइड करते हैं कि अब सेल रेडी है टू माइग्रेट फ्रॉम द वन स्टेज, वन डेवलपमेंट स्टेज और वन ग्रोथ स्टेज टू द नेक्स्ट ग्रोथ स्टेज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, है ना। मान लो कि G1 स्टेज के अंदर सेल है, तो G1 स्टेज के अंदर जितनी भी सिंथेटिक एक्टिविटी होनी थी, क्या ये सारी सिंथेटिक एक्टिविटी प्रॉपर हुई है? जितना भी मटेरियल नीडेड था सारा का सारा मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है या नहीं हुआ है? तो कंप्लीट जब G1 स्टेज के अंदर सारा का सारा मटेरियल कंप्लीट सिंथेसाइज हो जाएगा, देन these regulator molecules will allow the cell to migrate to the second जो है सेल साइकिल स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से पूरी की पूरी सेल साइकिल वेरियस चेक पॉइंट से होकर गुजरती है ना। और उन चेक पॉइंट्स पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो चेक करते हैं कि सेल जो है प्रॉपर जो है सेल साइकिल के अंदर उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर जो रेगुलेटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगभग दो तरह के होते हैं। एक तो होता है साइक्लिन्स, ठीक है, तो साइक्लिन्स होते हैं